स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है जो बडिंग नेता है यानी कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को उभारने वाले जो नए नेता रोज पैदा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनके लिए एक कड़ा संदेश है। मोहन भागवत ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि आप नई नई कंट्रोवर्सी, नया नया विवाद खड़ा करके राम मंदिर आंदोलन के बाद वो नया नेता बन सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का जो आंदोलन था वो एक अलग आंदोलन था। तो मोहन भागवत का जो बयान है इसके मतलब क्या निकाले जाने चाहिए और मोहन भागवत का संदेश जो है वो किन नेताओं के लिए है। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है और जिससे कि बीजेपी उस आइडियोलॉजी के सहारे सत्ता तक पहुंची है और पिछले 10 सालों से सत्ता में है, तो क्या बीजेपी के उन नेताओं के लिए मोहन भागवत का संदेश है या फिर क्या बीजेपी के नेता मोहन भागवत के लगातार एक के बाद एक दिए गए संदेशों को अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2022 में मोहन भागवत इसी तरह का बयान दे चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के पीछे शिवलिंग खोजने की जो कोशिश है वो बंद होनी चाहिए, यानी कि आप टॉर्च लेकर नहीं घूमते रहें कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की खोज की जानी चाहिए। तो मोहन भागवत के संदेश को बीजेपी क्यों अनदेखा कर रही है या फिर हिंदुत्व जो इकोसिस्टम है वो उस मोहन भागवत के संदेशा को अनदेखा करके किस अपने पॉलिटिकल डिविडेंड को पूरा करना चाहती है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात मोहन भागवत की इस स्टेटमेंट की। मोहन भागवत ने पुणे में विश्व गुरु संवाद जो एक लेक्चर सीरीज थी उसको संबोधित करते हुए ये कहा, जो उन्होंने बातें कही है उसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद यानी कि राम मंदिर के निर्माण हो जाने के बाद कई सारे लोग ये सोचते हैं कि वो भी नेता बन सकते हैं इस तरह की विवादास्पद यानी कि डिस्प्यूटेड आइडियोलॉजी को या इस तरह की बातें उठा करके, जो कि स्वीकार्य नहीं है। भागवत ये कहते हैं कि जो अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन था वो एक अलग था क्योंकि ये आस्था का मुद्दा था, आस्था का इशू था। अब हर दिन इस तरह के मुद्दों को उठा करके इसको कैसे अलाउ किया जा सकता है? ये इंडिया को, जो भारत को है, वो कोएग्जिस्ट यानी कि दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं उनको इकट्ठा रहना है। यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब मोहन भागवत का ये जो संदेश है ये पहली बार नहीं आया। इससे पहले 2022 में यानी कि यूपी चुनाव के समय मोहन भागवत ने ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के पीछे शिवलिंग खोजने की जो कोशिश है वो बंद होना चाहिए। और उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से राम मंदिर का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बना। तो मोहन भागवत का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो किन लोगों के लिए है और कौन से ऐसे लोग हैं जो उस संदेश को यानी कि उस मैसेजिंग को, उस आइडियोलॉजी को आगे ले जाते हुए उनके संदेश को अनदेखा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यानी कि पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि किस तरह से खास करके केवल यूपी में 3 ऐसे रिट पिटीशन दाखिल हुए हैं जिसमें कि संभल से लेकर, बदायूं से लेकर, जौनपुर से लेकर वहां के मस्जिदों में मंदिर होने का दावा किया गया है और उसको लेकर लोकल कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया। और संभल में तो जिस तरह की कहानी आगे बढ़ गई जिसमें कई बेगुनाह लोगों की पुलिस फायरिंग में जाने भी गई हैं। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की पिटीशन पे यानी कि वॉरशिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशन को और इस मामले पे रोक लगा दी है कि कोई भी जो लोकल कोर्ट है वो जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर सकती है इस तरह के केसेस में जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता है। अब सवाल यह है कि जो मोहन भागवत बार बार कह रहे हैं, जो बार बार अपने जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो लीडर्स हैं या फिर जो उस इकोसिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, जिस बडिंग नेताओं की तरफ उनका इशारा है, वो उनके संदेश को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि खास करके अगर यूपी में देखें कि 3 ऐसे रिट पिटीशन हाल के दिनों में दाखिल हुए हैं। उससे पहले जो एक काफ़ी मामला सुर्खियां बटोर चुका है वो अजमेर शरीफ का है। अजमेर शरीफ में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि नेहरू के ज़माने से जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो वहाँ पर अपनी चादर को चढ़ाते रहे हैं, भेजते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सत्ता में आने के बाद से लगातार वहाँ पे अपनी चादर को चढ़ाते रहे हैं। लेकिन अजमेर शरीफ के ऊपर भी जिस तरह से दावा किया गया कि वहाँ पे हिंदू मंदिर रहा है और वहाँ पर एक लोकल नेता ने एक रिट पिटीशन दाखिल की कि वहाँ पे मंदिर होने का दावा किया गया है, एक किताब का हवाला देते हुए। उसी तरह से संभल में, उसी तरह से जौनपुर में, उसी तरह से फतेहपुर में इस तरह के दावे किए गए हैं।
तो मोहन भागवत का इशारा उन नेताओं की तरफ है जो इस कंट्रोवर्सी के जरिए, इन विवादों के जरिए अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं सत्ता में आना चाहते हैं। तो मोहन भागवत आखिर चाहते क्या हैं बीजेपी से, और ये संदेश उनके लिए क्या है? मोहन भागवत का इशारा साफ तौर पे, अगर उनके पुणे के भाषण को पढ़ें तो मोहन भागवत ने साफ तौर पे दो संदेश दिए हैं। पहला संदेश ये है कि भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है, यानी कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वो उस जो स्पॉट है, जो स्पेस है, उसको इस तरह से, उस वैक्यूम को इसलिए फुलफिल नहीं कर सके हैं विश्व गुरु बनने का, इसके बावजूद कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट की है, तकनीकी रूप से वो देश काफ़ी विज्ञान के मामले में आगे हैं, लेकिन वो विश्व गुरु इसलिए नहीं बन सके हैं क्योंकि जो भारत के अंदर कैपेसिटी है वो बाकी की दुनिया के मुल्कों में नहीं है। और भारत को विश्व गुरु बनने के लिए ज़रूरी है कि भारत अपने ये जो कास्ट और क्रीड और जो रिलीजन का जो डिवीज़न है, जिसमें कि अक्सरहां नेता उलझे रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उलझी रहती हैं, इससे आगे उठना होगा भारत को विश्व गुरु बनने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए। और जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को 21वीं शताब्दी में दुनिया को लीड करना है, जिस तरह से तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत रिलीजन, कास्ट के में जो डिवीज़न है, जिसके आधार पर भारत बटा हुआ है, उन सबको पार्ट करके भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में कदम उठाए। साथ ही मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि जिस तरह का दूसरा जो उनका संदेश है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं भारत में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों समुदाय सदियों से, कई सालों का इतिहास है, इकट्ठा कोएग्जिस्ट करते रहे हैं। तो सवाल है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती रही है और पिछले कुछ 10 सालों में जिस तरह के हिंदुत्व डोमिनेंस का उभार हुआ है, क्या मोहन भागवत का संदेश उनके लिए है, उन बीजेपी नेताओं के लिए है, खास करके योगी के लिए है कि अगले 2 सालों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और कई सारे लोग ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव का सामना करने से पहले जिस तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को सेटबैक मिला यूपी में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस मुद्दे को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ ने यह स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसको कि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उस नारे का भी जो अभिप्राय, यानी कि उस नारे का जो, जिसको अगर डिकोड करें तो उसका मतलब यही था कि किस तरह से हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो। और उसके बाद से संभल इंसिडेंट के बाद में तमाम इस तरह के रिट पिटीशन दाखिल किए गए, तमाम मस्जिदों पर क्लेम किए जा रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर हैं और दोनों समुदाय के बीच में एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है। तो क्या ये स्थिति इसलिए बन रही है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब महज 2 साल दूर है और बीजेपी को लगता है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है सत्ता में आने का, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, और किस तरह से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हिंदुओं को इकट्ठा करके, मोबिलाइज करके वो चुनाव को आसानी से जीत सकते हैं। तो क्या मोहन भागवत उन सारे नेताओं को, बीजेपी के उन नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कीजिए, विश्व गुरु बनने की पॉलिटिक्स कीजिए, ये जो डिवीज़न की पॉलिटिक्स है वो सत्ता में आने का जो माध्यम था वो हो चुका, क्योंकि आप सत्ता में आ चुके हैं, तो उससे कदम आगे बढ़ाएं, विश्व गुरु बनने के लिए है कि आप इस डिवीज़न की पॉलिटिक्स को छोड़ करके, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स को छोड़ करके आप एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें और डेवलपमेंट, ग्रोथ की पॉलिटिक्स करें, गवर्नेंस के एजेंडे पर आगे बढ़ें, न कि इस डिवीज़न की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाकर। क्योंकि ये सत्ता में आने का सबसे जो आसान फार्मूला है वो है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, और बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जो डिकोड किया है कि इसके जरिए वो सत्ता में आसानी से पहुंच सकती है। तो क्या मोहन भागवत का संदेश उन बीजेपी के नेताओं के लिए है, और क्या बीजेपी के नेता उन मोहन भागवत के संदेश को डिकोड करके उसे आत्मसात करेंगे? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये भी देखा गया कि किस तरह से आरएसएस का जो इम्पैक्ट था, आरएसएस का जो इन्फ्लुएंस था, वो कहीं ना कहीं कमा है, और बीजेपी एक तरह से अपने बूते पर
अलग अलग राज्यों में अपने संगठन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी के जरिए सत्ता में आने के लिए के काबिल हुई है। लेकिन लोकसभा का जो सिटबैक था उसने सारी कहानी पलट दी और बीजेपी को आरएसएस का सहायता, आरएसएस की मदद उसी तरह से लेनी पड़ी जैसा कि पहले लेती रही थी। और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी सत्ता में इसलिए आ सकी कि आरएसएस का पूरा कैडर बीजेपी के लिए ग्राउंड पे उतरा और उसने बीजेपी की मदद की। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।